नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एडवाइजरी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है, तो जीएसटी पोर्टल उस इंटरेस्ट को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा जब आप 3B फाइल कर रहे हैं। तो उसका कैलकुलेशन का तरीका भी दिया हुआ है और दैट इज इन अकॉर्डेंस विद रूल 88B। जब मैं इस एडवाइजरी को पढ़ रहा था तो देर वॉज ए शॉक एलिमेंट कि मुझे बहुत अजीब सा लगा कि उसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसको आप अपवर्ड तो कर सकते हैं, डाउनवर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब एडजुडिकेशन हो चुका है। जीएसटी पोर्टल आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी का एडजुडिकेशन जीएसटी या 3B आप जैसे ही फाइल करेंगे वैसे ही एडजुडिकेशन हो जाएगा। तो आप ये समझिए अब जीएसटी में देर इज एन ऑटो एडजुडिकेशन प्रोसेस। आइए दिखाता हूं आपको। सर ये तो पहले से ही आ रहा था। तो एडवाइजरी अभी क्यों आया? ये पता नहीं। पहले एडिट में था। हाँ सर, पहले चेंज हो जो जाता था, वो हट जाता था, हटा भी सकते। हाँ। अच्छा, अब हटा नहीं सकते। अच्छा, इसमें ये लिख रहे हैं कि वैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 3B में कैसे कैलकुलेट होगा। 3B में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप करते थे वो कैसे करते थे कि मान लीजिए आपने 3B भर रहे हो, उसमें आउटपुट टैक्स 100 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास 20 रुपया पड़ा हुआ है, 80 रुपया आप कैश में भर रहे हैं, करेक्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस में आपका पिछले मंथ 50 रुपीज ऑलरेडी था। तो ये 50 रुपीज माइनस करके 30 रुपीज पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यही तो करेंगे। जी सर। होगा कैसे? ये 30 रुपीज को वो ये 80 रुपीज को कह रहे हैं नेट टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी माइनस मिनिमम कैश बैलेंस इन ईसीएल फ्रॉम द डेट टू डेट ऑफ डेबिट। तो ये जो 50 रुपए पिछले मंथ का, मान लीजिए जनवरी का भर रहा है, तो पिछले मंथ फरवरी से लेकर अब तक का आपका मिनिमम कैश लेजर बैलेंस कितना था। अब ये जो मिनिमम है ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? मान लीजिए 1 फरवरी, जनवरी का है ना, तो 1 दिसंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ मान लीजिए 20 था, यहाँ 30 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 8 रुपया हो गया, फिर यहाँ 7 रुपया। तो ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो मिनिमम कैश बैलेंस इन ईसीएल फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ डेबिट, क्योंकि वो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? और ये मिनिमम कैश बैलेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ, ये नहीं पता लग रहा। खैर, तो ये सर एवरेज। ऐसा नहीं सर, वो ड्यू डेट लिख रहे हैं, मतलब 20 तारीख को जो था उस डेट से ही लेंगे। और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? वो तो हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करके करते। हम लोग तो डेली बैलेंस निकाल लेते थे ना। हाँ जी हाँ। हम लोग तो डेली बैलेंस निकालते थे ये कि सर मान लीजिए आपका नेट टैक्स लायबिलिटी ₹80 है और यहाँ पर 10 रुपया था तो 70 रुपये भी देना, फिर अगले दिन 20 रुपये है तो 60 रुपये देना है। और 70 रुपये को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे किससे? 70 रुपीज इंटू, सॉरी, 70 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 365। तो एक दिन का निकल जाता था। जब पूरा एक एक दिन का निकल जाता था तो जोड़ देते थे। हम लोग तो ऐसे ही कैलकुलेट करते थे। ये कुछ नया सिस्टम ले आए ये। तो ये कैश बैलेंस को डेबिट की बात कर रहे हैं सर। डेबिट का मतलब जिस दिन हम 3B फाइल करेंगे। हाँ, तो जिस दिन 3B फाइल करेंगे उस दिन का कैश बैलेंस ले रहा है ये। नहीं, उस दिन तक सर, उस दिन तक। हाँ, उस दिन तक का ही देगा सर, 20 तारीख टू। तक का। फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट ऑफ डेबिट। अच्छा, फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट ऑफ डेबिट। इसका मतलब जब आप 3B लेट फाइल करेंगे, है ना? यस सर, यस। जब 3B लेट फाइल करेंगे तो मान लीजिए 25 तारीख को आपने 3B फाइल किया है टू डेट ऑफ डेबिट और 30 तारीख को आप फाइल कर रहे हैं, तो 5 दिन का डिलेड इंटरेस्ट मांग रहा है वो। तो यहाँ पे वो पूरा ले लेगा सर। तो ये चाहे हाँ जी। कैश में बैलेंस होने के बाद भी ले लेगा सर। कैश में बैलेंस होगा तो फिर थोड़ी लगेगा इंटरेस्ट। नहीं, वो डेबिट की बात कर रहे हैं ना सर। सर नहीं नहीं, डेट ऑफ डेबिट का मतलब जिस दिन आप 3B फाइल कर दिया आपने या फाइल कर रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा जिस दिन आप 3B फाइल कर रहे हैं डेट ऑफ डेबिट, या 3B फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह लेते हैं हम। वो तो सर जब लाइबिलिटी को सेटअप करते हैं तो वहां पे वो दिखा देता है ना कि इतना कैश लेजर से बैलेंस जमा हो गया। अच्छा, तो एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टेबल 5.1 हैज बीन एनहांस प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द टैक्स पेयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंटिल द डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, यानी कि ऑफसेट लिख ही दिया इन्होंने, ऑफसेट यानी कि जिस दिन हम लोग ऑफसेट कर रहे हैं, इन लाइन विद द प्रोवाइजो टू रूल 88B1 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। तो ये प्रोवाइजो टू 88B1 पढ़ लेते हैं, ये क्या है? वैसे भी सर इंटरेस्ट तो नेक्स्ट मंथ में लगेगी, जिस मंथ का हम फाइल कर रहे हैं अगर लेट, तो वो तो इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक उस रियल टाइम बेसिस पे तो कैलकुलेट होगी नहीं कि नहीं, वो कितना कर रहे टाइम। हैं, वो कर रहे हैं आप सुमित जी। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज पर द प्रोविजंस ऑफ 49 सबसेक्शन 1 ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न। 20 तारीख से पहले अगर आपने कैश लेजर बैलेंस में पैसा अपलोड कर दिया या कि डाल दिया है, बट इज डेबिटेड फ्रॉम द सेड लेजर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स वाइल फाइलिंग द सेड रिटर्न,
और ये सेड रिटर्न की जगह, फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न की जगह जीएसटी पोर्टल कह रहा है क्या, एट द टाइम ऑफ Debit. सेट ऑफ, एज पर एडवाइजरी, करेक्ट है ना, आफ्टर द ड्यू डेट द सेड अमाउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग सच इंटरेस्ट if the said amount is lying in the said ledger from the due date till the date of its debit at the time of filing of return. No interest if cash is lying in electronic cash ledger either by depositing challan or cash available by way of TDS or TCS. ये भी है जो हमने लिखा हुआ। अब एक बार दोबारा देखते हैं, तो ये कह रहा है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंटिल द डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि ऑफसेट इन लाइन विद दिस। अब इसमें ये टीडीएस टीसीएस से जो कैश आया है उसको, उसके बारे में ये कुछ नहीं लिख रहा है। द सेट चेंज शैल बी एप्लीकेबल ऑन डिलेड रिटर्न फाइल्ड फॉर जैन 26 पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन फरवरी 26 टैक्स पीरियड इन 3B। ओके ओके, मतलब नेक्स्ट मंथ में ही इंटरेस्ट आएगी सर उसकी। तो अब जनवरी का रिटर्न 3B आप मान लीजिए 25 फरवरी को फाइल कर दिया आपने, करेक्ट। फिर फरवरी का जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो ये जो जनवरी का डिलेड फाइलिंग है उसका इंटरेस्ट यहां पर ऑटो पॉपुलेट होके कैलकुलेट हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है ये। जी सर। द रिवाइज इंटरेस्ट कंप्यूटेशन फॉर्मूला इज मेंशन बिलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये मिनिमम कैश बैलेंस का मतलब। मिनिमम का मतलब ये हो गया, एक दिन हमारे पास 10 रुपए था और बीच में कहीं जाके जीरो हो जाता है तो ये फॉर्मूला जीरो को ही कंसीडर करेगा। ये तो गलत है। गलत है सर मिनिमम, क्योंकि ये तो ये मान के चल रहे हैं कि वो बैलेंस यूनिफॉर्म ही रहेगा, तभी तो इन्होंने नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया। बैलेंस तो चेंज हो सकता है। जब नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेली बैलेंस पे उनको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। आज मान लीजिए, ये तो बहुत छोटा, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए, बोला सर 10 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी है मेरी और उसने GSTR1 लेट फाइल किया तो ITC मुझे लेट मिलेगा। और इस एडवाइजरी से सर ये भी लग रहा है जो TDS TCS का बैलेंस है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपके कैश लेजर में नहीं आता, तो वो भी कंसीडर नहीं होगा। TDS TCS का बैलेंस तो लिया नहीं। अब 10 करोड़ का 18% आप देख लीजिए, ये 1.8 करोड़ हो गया। जी सर। इसको 365 डेज से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ये 3-4 लाख तो आ ही जाएगा। तो मतलब आप ये समझिए जीएसटी पोर्टल की दादागिरी, अगर हम लोग ये ठीक से समझ रहे हैं तो मिनिमम क्या है, इसको तो डेली बैलेंस पे कैलकुलेशन होना चाहिए। अब जीएसटी पोर्टल ज्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेगा, आप विदाउट एडजुडिकेशन। आगे पढ़ते हैं। The interest auto-populated on the basis of revised computational formula mentioned above shall be non-editable and taxpayer would not be allowed to amend the auto-populated value downward. ऊपर कर सकते हैं, downward नहीं कर सकते। It may be noted that the interest auto-populated in 3B is only the minimum interest that is required to be paid by the taxpayer. However, the taxpayers needed to self-assess their correct interest liability and amend the auto-populated values upward if required. Auto-population of tax liability breakup table in 3B. The tax liability breakup table in 3B capture the supplies of previous tax period reported in the current tax period. The tax, ये क्या है? The tax liability breakup table in 3B capture the supplies of previous tax period reported in the correct tax. The tax is being paid for such supplies in the current tax period. Hence, for the filing of 3B from Jan 26 tax period onward, the GST portal shall auto-populate the tax liability breakup table in 3B on the basis of documents related to supplies reported in 1 pertaining to any previous tax period, where the corresponding tax liability has been discharged in the current period in 3B. ये कैसे होगा? देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए ये जैन है, ये फेब, ये 1, ये 3B। आपने GSTR1 में 100 रुपए जमा करवाए थे, लेकिन यहाँ 80 रुपये दिए। फरवरी में अगेन GST1 में 100 रुपीज की टैक्स लायबिलिटी, यहाँ 120 है। तो जब आप फरवरी का रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो ये फरवरी का 3B इस 120 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ GSTR1, और वो ये कहेगा कि ये जनवरी का इसमें 20 रुपए की लायबिलिटी और फरवरी का आप 100 रुपीज की लायबिलिटी भर रहे हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, यही इंटरप्रिटेशन निकलना भी चाहिए। द टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल इन 3B कैप्चर द सप्लाईज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो फरवरी वाला 3B वो पिछले महीने का, जनवरी का टैक्स लायबिलिटी कैप्चर कर रहा है, रिपोर्टेड इन द करंट पीरियड। द टैक्स इज बीइंग पेड फॉर सच सप्लाईज इन करंट टैक्स पीरियड। और ये वाला जो 120 है उसमें पुराना भी टैक्स लायबिलिटी। हैंस फॉर फाइलिंग ऑफ 3B फ्रॉम Jan 26 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स, the GST portal shall auto-populate the tax liability breakup table in 3B
on the basis of date of documents related to supply reported in one pertaining to any previous tax period where the corresponding tax liability has been discharged in the current tax period in। तो ये तो एक अच्छा मूव है। अब इस पे इंटरेस्ट क्या करेगा ये सर देखिए। एक इसमें और है सर क्यूरी, जैसे हम लोग कोई पुराना बिल जीएसटीआर 1 में अपलोड करते हैं 3 मंथ 5 मंथ प्रीवियस, तो उसको भी वो लोग डिले मानता है रिपोर्टिंग, तो हाँ वो भी ठीक है। लेगा, कंसीडर कर लेगा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑडिट में हम लोग को लेता है वो हाँ वो भी डिले। इनवॉइस डेट के आधार करेक्ट, वो तो है। दिस एनहांसमेंट इज इंटेंडेड टू असिस्ट टैक्स पेयर्स इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड अलाइन द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब देखिए मैं इसका सेक्शन 50 भी पढ़ लेता हूँ आपके साथ। देखिए, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। और ये पीरियड कैसे डिटरमाइन होगा? एज पर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शैल फॉर द पीरियड for which tax or any part thereof remains unpaid pay on his own interest at such rate not exceeding 18% as with this, provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said tax period furnished after the due date, यानी कि आप इनवॉइस की लेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, shall be payable on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash। वो दोबारा पढ़ते हैं। provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date। क्या मतलब हुआ? ये delayed reporting of invoice ही है ना ये। जी सर। provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said supplies made during a tax period and declared in the return for the said furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39 delayed payment of output tax। ये delayed reporting of invoice मतलब क्यों नहीं निकल रहा सर सर इससे नहीं निकल रहा है इससे मतलब। इसका इंटरप्रिटेशन हम ऐसे कर रहे हैं है? कि जो पीरियड सपोज जनवरी 2025 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 20 फरवरी को फाइल करना है पर 25 फरवरी को फाइल किया, तो वो केस में आपके पास अगर कैश बैलेंस पड़ा है 20 से 25 के, तो उसके अलावा बाकी के अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट आएगा। मगर अगर जनवरी का कोई बिल है, वो सपोज आपने मार्च या अप्रैल में दिखाया है, तो उसके ऊपर भले ही आप आईटीसी से पेमेंट करें तो भी इंटरेस्ट आएगा। करेक्ट। ये बात रूल 88 में लिखी हुई है क्या? हाँ ये रहा। इन ऑल अदर केसेस वेयर इंटरेस्ट इज पेबल इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स विच रिमेन्स अनपेड फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वाज ड्यू टू बी पेड टिल द date such tax is paid at such rate as may be notified। interest where liability is declared rate, या मैं इसको late reporting of delayed reporting of invoice लिख सकता हूँ, वो ज्यादा ठीक रहा। delayed। लेकिन सर जब जो इनवॉइस लेट वाला था, अगर हम गलती से रिपोर्ट नहीं कर पाए, उस समय भी क्या आईटीसी का बैलेंस पड़ा हुआ था और जब फाइल कर रहे हैं तब भी था, तब भी इंटरेस्ट आ जाएगी क्या? यस, उसमें कैश लेजर बैलेंस का एडजस्टमेंट नहीं है। जी सर। मतलब सर आईटीसी ही इतनी थी कि कैश की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी दोनों ही केस में। यही मैं अभी बोलने वाला हूँ आपको। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन जी बात सर। की फीचर्स ऑटो पॉपुलेटेड। पहले ये देख लेते हैं एक बार दोबारा। इसमें डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सप्लाई, तो ये डिलेड रिपोर्टिंग करेक्ट। की फीचर्स सजेस्टिव है, और लेकिन इतना सजेस्टिव है कि अपवर्ड कर सकते हैं, डाउनवर्ड नहीं कर सकते। सजेस्टिव क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फ्रॉम Jan 26 पीरियड ऑनवर्ड्स वंस द अवेलेबल IGST ITC हैज बीन फुल्ली एग्जॉस्टेड द GST पोर्टल विल अलाउ टू पे IGST लाइबिलिटी यूजिंग अवेलेबल। ये आ गया अनिमेश। यस सर। ये अब आ गया, चेक करना। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन 10 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ लास्ट एप्लीकेबल 3B इन केस ऑफ कैंसल टैक्स पेयर इफ द लास्ट एप्लीकेबल 3B रिटर्न हैज बीन फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट देन द इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन सच डिलेड फाइलिंग शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड थ्रू फाइनल रिटर्न GSTR 10। कमाल। अब एक बात बताइए, ये GST पोर्टल तो एक तो ये मिनिमम कैश बैलेंस समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं ये। दूसरा, ये डेली बैलेंस पे कैलकुलेट होना चाहिए। तीसरा, TDS TCS। चौथा, ITC तो मैं पूरा माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। ये टीडीएस टीसीएस तो कैश बैलेंस में ही ऐड होते हैं ना, डायरेक्ट हो जाते हैं या फिर उसके नहीं लिए? सर, रिटर्न फाइल करना पड़ता है तभी वो ऐड हाँ, होते हैं। हाँ, मतलब एक्सेप्ट आपको करना पड़ता है सर अपने को, उसके ऊपर एक्शन लेनी पड़ती है। एक्शन हाँ लेनी पड़ती अगर एक्शन नहीं लिया तब तक वो कैश बैलेंस में ऐड नहीं हो, हाँ तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये तो गलत है ना, ये तो सर गलत। लेजर में डेबिट क्रेडिट होगा तभी ना मिलेगा सर। कभी कभी होता है क्या, वो जो बैलेंस दिखता है टीडीएस में किसी और का भी मेरे नाम पे चढ़ जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, फिगर कुछ और है
चढ़ा कुछ दो और देते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो वो ओके एक्सेप्ट करेंगे तो पैसा आएगा क्रेडिट होके लेजर। ओके। सर बक से बोल रहा हूँ। हाँ बक्सर। मैंने जो मेल भेजा है ना उसमें क्रेडिट लेजर का ये है, अगर सैंपल है देखने का तो देख सकते हैं आप, ठीक है। ये समझने के लिए। सर इस एडवाइजरी से तो वही चीज लग रही है जो प्रॉपर ऑफिसर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हमसे कहता था कि जैसे ही आपका आईटीसी कभी जीरो हो गया तो फिर वो जीरो ही मानेंगे, तो सेम सेम कैश के लिए एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ। हाँ लेकिन गलत। हाँ ये लास्ट का है, क्रेडिट लेजर है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके है ना, इसमें क्रेडिट लेजर है, अगर कुछ समझने का है तो इसे समझ सकते हैं सर आप। अरे इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस एडवाइजरी में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, और अच्छी क्या है, एक तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ये समझ, ये ठीक नहीं लग रहा, ये एक अच्छा लग। इससे क्या होगा कि वो जो नोटिस आते हैं, कौन सा, जहां पर आप 1D या 1C का एक नोटिस आता है 1 वर्सेस 3B, जहां पर 75 सबसेक्शन 12 एप्लीकेबल होता है, वहां पर इसको देख के वो खुद ही ब्रेकअप दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग को नोटिस इशू हो जाता है। और फिर ये एआई लगा के नोटिस इशू करता है, कम से कम वहां पर तो उनको पता लग जाएगा कि 1 वर्सेस 3B में जो डिफरेंस था वो नेक्स्ट मंथ उस टैक्स लाइबिलिटी का जो शॉर्ट पेमेंट था उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं, लेट अस सी कि कुछ ना कुछ ठीक ही होगा। इसका मतलब जीएसटी ऑफिसर्स का बहुत सारा काम जो क्लरिकल काम है वो पोर्टल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सर मुझे लगता है 1 3B के डिफरेंस का उससे कुछ लेना देना नहीं। अच्छा क्या रन? सपोज 1 में 100 दिखाया, 3B में 80 दिखाया, तो वो DRC 01B आई थिंक नोटिस आती है, हाँ ये आती। उसके लिए नहीं है। नहीं वो ये कब नोटिस, वो नोटिस जब पता लगेगा कि वो नेक्स्ट मंथ डिस्चार्ज हो गया तो नोटिस फिर भी आएगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये कब एप्लीकेबल होगा, ये जो अभी ये ऑटो पॉपुलेटेड टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप, कि हाँ जनवरी का कोई इनवॉइस है, वो आपने सपोज अप्रैल में दिखाया, हाँ और उसकी मतलब GSTR 1 में भी अप्रैल में दिखाया और 3B में भी अप्रैल में ही उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज, तो ओके। वो केस में जो 3B है वो उसका ब्रेकअप दे देगा, क्योंकि 3B को डेट तो GSTR 1 से ही मिलेगी। नहीं, डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस और 1 वर्सेस 3B दोनों कैप्चर कर रहा है ये जितेंद्र जी। तो डिले रिपोर्टिंग मतलब वही हुआ ना कि नहीं, जनवरी का अप्रैल में। शॉर्ट पेमेंट को भी ये कैप्चर कर रहा सर शॉर्ट वाह। पेमेंट कैसे कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि जब जनवरी का बिल अप्रैल में दिखाया उस समय मेरे पास आईटीसी इतनी है कि वो सेटअप ऑटोमेटिक हो रहा है, नेट लाइबिलिटी आई नहीं रही है, तो फिर इंटरेस्ट लगना पॉसिबल नहीं है ना सर उसमें। ठीक इंटरेस्ट तो बात। आएगा ना उसके ऊपर, आएगा, सर इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आपको, तो आएगा। नहीं नहीं, आपको इसके लिए कोर्ट से रिलीफ लेनी होगी। पोर्टल तो नहीं दे रहा है, ना डिपार्टमेंट दे रहा है। हाँ सर, पोर्टल पे तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर आईटीसी होगी तो वो तो उतना सेटअप करके बढ़ जाता रिटर्न आगे। पोर्टल कैलकुलेट नहीं करता सर अभी, वो हाँ तो ऑडिट में या किसी में आता है तो ही पता चलता है अभी आज की तारीख में। करेक्ट करेक्ट। पर अभी पोर्टल मुझे लगता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन बता देगा वो केस में, भले ही आपके पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आईटीसी हो, अगर आपने लेट नेक्स्ट पीरियड में रिपोर्ट किया तो GSTR 1 में। ठीक बात, चलिए आगे करते हैं। सरफराज जी, एक एडवाइजरी सर कल और भी आया है सर, क्या है अभी ये? जिसकी पोर्टल पे लॉग इन कीजिए ना सर। ये रहा, ये कर लिए थे, ये अच्छा आगे। नहीं दिख रहा है, पता नहीं फेसबुक पे दिख रहा है कि किन्हीं का जो बिलेटेड रिटर्न पेंडिंग है ना बिफोर 3 इयर्स, उसके हाँ लिए भी एक उसका कुछ फॉर्म ना आया कुछ है। आया है, हाँ कुछ आया हुआ है, ये तो देखा मैं। हाँ चलो भेजना थे। सरफराज जी, सरफराज जी, सरफराज जी को कोई कॉल कर ले भाई। हेलो हाँ कमल। सर, बोला है आप जो एडवाइजरी डिस्कस कर रहे थे क्या इसमें, क्या? जैसे अपने जो एडवाइजरी जो डिस्कस कर रहे थे हाँ दिल्ली हाँ, में, तो इस केस में जैसे सपोज R1 में 100 है, 3B में 80 है, ठीक आपकी है, आवाज और क्लियर जो नहीं है 20, कमल जी, कमल जी आपकी आवाज साफ नहीं है। एक मिनट सर, एक, हेलो, अभी ठीक है सर? हाँ आप, हाँ बोलो सर, जैसे R1 में 100 है, 3B में 80 है, ठीक है, आपने 20 रुपीज लेस पे किए, अब ये 20 रुपीज सपोज हम DRC 03 के पेमेंट कर देते हैं 5 डेज के बाद, तो इसका तो कोई लिंकेज कर ही नहीं रहा ये नहीं नहीं उसको एडवाइजरी। लिंक, खैर उसको ऐसे भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप DRC 03 से पे करें अनटिल अनलेस रेड उड का केस। नहीं, वॉलंटरी तो कर ही सकते हैं सर, अगर रेट नहीं भी है तो वॉलंटरी तो पेमेंट कर ही सकते हैं। नहीं हम कर अब हम सकते हैं इंटरेस्ट लेकिन, बचाना चाहते हैं, हम इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं भाई। और 3B फाइल नहीं करना चाहते। नहीं 3B में, नहीं 3B में फाइल कर दिए, 100 दिखाए R1 में, 3B में 80, 20 जो डिफरेंस हुआ उसको अच्छा वो हमने नेक्स्ट मंथ DRC तक में, वेट करेंगे तो नहीं आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, इसीलिए आप DRC 03 पहले ही फाइल कर रहे हैं। राइट राइट, पहले फाइल 5 डेज के बाद हम फाइल करके जमा कर दें। ओके, हाँ तो ये कैप्चर नहीं करेगा। हाँ, तो ये तो पूरा मतलब एडवाइजरी का कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर इसको एडिट करने का ऑप्शन देना चाहिए, लोअर एंड अपर दोनों साइड। ठीक बात है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, ऐसे केसेस आएंगे। वहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे हो जाएगा। हाँ और फिर भागते रहो कोर्ट। हाँ तो जहां सर इसमें एक काम हो सकता है क्या क्या? कि
अपन को है ना कैश लेजर में इंटरेस्ट में अमाउंट क्रेडिट कर देने की, मगर DRC03 फाइल नहीं करने का, 3B में अमाउंट एडजस्ट करने का, तो फिर मैं एडजस्ट हो जाएगा ना। एडवाइजरी ये कह रहा है मिनिमम कैश लेजर बैलेंस देखेंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो कैश क्रेडिट होगा वो नहीं अटेंड करें वो उसमें। पोर्टल काम करना शुरू करेगा तभी पता लगेगा। ये तो बड़ा मतलब पोर्टल सर की जबरदस्त दादागिरी आ गई है। सर अगर सर हम इसमें कैश जमा करके रखते हैं कैश बैलेंस में, तो भी तो पोर्टल देखेगा ना सर, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंस्टीड ऑफ DRC03 आप कैश जमा करो, कैश बैलेंस मेंटेन रखो। नहीं नेक्स्ट तो मंथ आपका एडवाइजरी मिनिमम कैश अगर ले लेता है फिर क्या करेंगे आप? मिनिमम सर कैसे लेगा जो नहीं नहीं, बैलेंस है। एडवाइजरी कह रहा है, ओहो मैं नहीं कह रहा हूँ, एडवाइजरी कह रहा है कि हम मिनिमम कैश बैलेंस लेंगे। सर मिनिमम भी कैश बैलेंस लेंगे, जैसा इनका क्वेश्चन था कमल जी का। 100 के बजाय 80 उन्होंने डाल दिया 3B में, एग्री। मैं उसी दिन अगर कैश बैलेंस मेंटेन रखता हूँ, मुझे 1 रुपया का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ हाँ सेक्शन हाँ, 51 में वहां ठीक पे ठीक ठीक, अमेंडमेंट हो डन चुका डन है डन कैश डन, बैलेंस के लिए, वहां से भी वो ले सकता है सर, देखिए। ठीक ठीक, मैं समझ गया। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज अनफेयर, नॉट मिनिमम लेना ऐसा मतलब कैसी बात हो गई? बैंक जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या ये? हाँ, बैंक जैसा कैलकुलेशन सर कर रहे हैं, ठीक सर बात। सर मिनिमम कैश बैलेंस मतलब मेरे हिसाब से सर बैंक तो डेली बैलेंस उसी लेता है। पीरियड एक का, मिनट महेश जी, एक मिनट रुकिए। हाँ रविनारायण जी बोलिए बोलिए, एक के ऊपर एक मत बोलिए उसी प्लीज। सर हाँ उसी पीरियड का, उसी रिलेटेड कैश लेडजर में क्या है, उसी रिलेटेड कैश लेडजर में क्या है उसी पीरियड का। जैसे मैं अप्रैल हम जान का फेब में दे रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो फेब में सेटअप उस टाइम मेरा क्या है। देखिए, मिनिमम कैश बैलेंस किस पीरियड का ले रहा है? ड्यू डेट। मान लीजिए 21 फरवरी, 20 फरवरी ड्यू डेट है, तो उसको छोड़ के 21 फरवरी से लेकर आप ये 28 फरवरी को आप फाइल कर रहे हैं, तो 21 और 28 के बीच में जो मिनिमम कैश बैलेंस है उसको लेगा वो। यस हमारा ये कहना है कि मिनिमम कैश बैलेंस के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए ऑन डेली कैश बैलेंस के बेसिस, डेली बेसिस पे, नॉट मिनिमम। सर मेरे हिसाब से तो मिनिमम कैश बैलेंस के हिसाब से ही होना चाहिए। अच्छा, कारण? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज 20 फरवरी को मेरी ड्यू डेट है 3B फाइल करने की, ठीक है। और मैंने 20 फरवरी की जगह मैंने 28 फरवरी को 3B फाइल किया, और 100 रुपीज की लायबिलिटी। हाँ, अभी अभी 3B में 20 फरवरी को 100 रुपए थे, 20 फरवरी, कैश में। और कैश बैलेंस अभी 25 तारीख को मैंने वो कैश बैलेंस यूटिलाइज हो गया DRC03 के सामने, और 26, 27, 28 को जीरो बैलेंस। तो पोर्टल टोटल इंटरेस्ट 20 तारीख से गिनेगा इसमें, हाँ हाँ 100 के ऊपर। अभी हाँ, मैंने जो DRC03 फाइल की है, जिसमें मैंने हाँ 100 रुपीज पे किया है, उसमें आइडियली मेरा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, सपोज वो कोई भी पुराने ईयर की लायबिलिटी के सामने 100 रुपीज कैश पे किया है, तो उसमें मुझे वो 20 से 25 तारीख के 5 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, हाँ, वो तो सर ठीक क्योंकि है, मेरे आपको पास टैक्स ऑलरेडी मालूम कैश है। बैलेंस था। फेयर और है, फेयर। यहाँ पे जब मैं फरवरी का रिटर्न 28 फरवरी को फाइल करता हूँ, तब मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर दोनों जगह मैं नहीं करता हूँ तो मैं डबल बेनिफिट लेता हूँ। ये बात तो सर फेयर इनफ है, मतलब आप ही जानते हो ना उसको कैश किसके लिए पड़ा है, रखा है डिपॉजिट, हाँ, वो तो है ही। और कोरिलेट कर देते हैं तो फिर बात फेयर इनफ है आपकी। नहीं तो इस केस में वो दो बार 26 अगर DRC30 पुराना लायबिलिटी का सामने एडजस्ट नहीं हो रहा है, 26, 27 तारीख, 28 तारीख का 3 दिन का इंटरेस्ट देना चाहिए बस, कि 25 तारीख को जीरो हो गया। अरे तो जिनेश भाई, पर मैंने DRC03 जब फाइल हाँ किया, ठीक है, वो तो उसमें भी मैंने, मेरी बात सुनिए, मेरी उसमें भी मैंने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, पर उसमें 20 तारीख तक का ही किया, क्योंकि 21 तारीख से तो मेरे पास कैश बैलेंस ऑलरेडी था। ठीक ठीक सर, वो दूना पुराना लायबिलिटी का जो आपने जो एडजस्टमेंट करना था उसके हाँ, सामने आप लोग, ये बराबर है, आपकी बात सही है। पर वो 21 उसमें तारीख को इंटरेस्ट का था। बेनिफिट लिया ना मैंने, खाली 20 बिल्कुल तारीख तक ही बिल्कुल। किया। नहीं पर लेकिन ये कैश अगर मान लो पुराना है ही नहीं किसी का लायबिलिटी और तो बैलेंस मेरे पड़ा पास है, बैलेंस पड़ा ही है ना 28 तक 100 रुपए, तो वो हाँ, केस में तो आएगा ही नहीं तो वो कितना इंटरेस्ट। आएगा नहीं। सर एक क्वेश्चन था। जितेंद्र जी, सॉरी। जितेंद्र जी एक आपके मिनट, जो केस जितेंद्र जी ने कहा था उसको एक बार थोड़ा सा पॉइंट है, ठीक से पॉइंट है। रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कैश बैलेंस था 21 तारीख को 100 रुपए, करेक्ट? और कोई पुराना लाइबिलिटी वो यहाँ पर 25 तारीख को DRC03 से पेमेंट कर दे रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। 100 रुपए ही पेमेंट कर दे रहे हैं। यस यस। अब इनका कैश लेजर बैलेंस यहाँ पर जीरो हो चुका है, करेक्ट? अब पोर्टल क्या करेगा? पोर्टल उठाएगा यहां से यहां तक का कोई बैलेंस ही नहीं है कोई बैलेंस ही नहीं मानेगा, जीरो मानेगा इसको, इसको। परफेक्ट और 7 दिन का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेगा। परफेक्ट है। करेक्ट है ना? हाँ हाँ, मान लो 150 पड़ा था आपका, 100 रुपये ले गया तो 50 ले उठाएगा। अब जब आप DRC03 से पेमेंट कर रहे हैं तो आइडियली क्या होता है?
अब एक बात बताइए, ये 7 दिन का इंटरेस्ट लायबिलिटी क्यों कैलकुलेट कर रहा है? ये वाला इंटरेस्ट, ये इतने दिन का, जब कैश लेजर बैलेंस 100 रुपया था उसके पास ऑलरेडी, तो वो तो माइनस होके ना कैलकुलेट होना चाहिए था। जी सर। पर सर 100 रुपए जाके 21 से 25 तारीख तक मेरा 100 रुपए बैलेंस था, उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट मैंने DRC03 में ले लिया ना, कैसे तो पता मैं लगा? डबल बेनिफिट तो नहीं ले सकता ना। नहीं नहीं नहीं, हाउ विल समवन नो, इधर पोर्टल और द डिपार्टमेंट, कि डेबिट आपने सौ एंट्री, रुपए का बेनिफिट लिया या नहीं लिया? डेबिट एंट्री कैश का वो लेजर तो खोलते हैं तो डेबिट। कैश बैलेंस में दिखाऊंगा ना मैं, कैश लेजर में। जरूरी नहीं है, कई लोग DRC03 विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी तो कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं ऐसा क्या क्या फैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या होना चाहिए इस तरह से कैलकुलेशन होना चाहिए, कैलकुलेशन करने में गलती तो हो सकती वो अलग बात। सर मतलब कहने का जितेंद्र मतलब, जी, जितेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं सर? समझो कोई पुराना केस चल रहा है, इन्होंने इस महीने का 3B फाइल नहीं किया, और जो कैश बैलेंस था उसने ऑफिसर को ये बताया कि सर देखिए मेरा कैश बैलेंस मेंटेन अमित होते जी, आ रहा है ये अमित जी, 25 ये तारीख के बाद। सारी बातें तो समझ में आ गए ना, वही तो बोला जो आप रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इसको डबल बेनिफिट जो ये बोल रहे हैं कि 21 से लेके 25 और 21 से लेके 27, ये अच्छा, मैं 7 दिन समझ का गया, बेनिफिट। ओहो, मैं वो बात समझ गया, लेकिन मैं ये भी तो बोल रहा हूं कि अगर किसी टैक्स पेयर ने 100 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया तो क्या होगा? सर वो तो उसकी कैलकुलेशन की गलती है ना। ओहो, अच्छा। सर लेकिन पोर्टल नेक्स्ट मंथ में ऐड कर देगा वो। अच्छा, वो उसकी तो मैं कैलकुलेशन की गलती है, ओके। तो मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ। समझ लो पुराना कोई लायबिलिटी नहीं है, 21 से हम्म। लेके 28 तक, मैं 25 तारीख को 50 रुपये जमा करवाता हूँ, तो लेगा तो मिनिमम ही ना, 50 थोड़ी एडजस्ट करेगा। ये बात भी है, वैलिड पॉइंट है। क्या बोले सर वो गोविंदा जी? गोविंदा जी ये कह रहे हैं कि बाई चांस मान लीजिए DRC03 का कोई केस नहीं, हम्म, और यहां पर मैं एक्स्ट्रा 20 रुपया जमा करवा देता ठीक सर, ठीक, हूं। अब यूं समझिए, 21 तारीख को बैलेंस 0 था, करेक्ट। आपने 22 तारीख को 100 रुपया जमा करवा दी, हाँ तो जीरो क्यों लेगा? फिर 23 तारीख को फिर 100 रुपया जमा करवा दी, ठीक सर। तो ये कहता है मिनिमम कैश बैलेंस लेगा, तो मिनिमम कैश बैलेंस तो 0 है, उठा के 0 हाँ पे कैलकुलेट कर लेगा इंटरेस्ट। ये बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन हो गई, इसमें अनजस्टिफाइबल है। ऐसा है ना, ड्यू डेट पास हो चुकी तो बाकी का 100 रुपए का बैलेंस तो नेक्स्ट मंथ के लेजर में काउंट करेगा। ये बात भी है। तो ये डेली बैलेंस पे जब वो नंबर ऑफ डिले से कैलकुलेट कर रहा है, तो इनको बेसिकली डेली बैलेंस पे कैलकुलेट करना चाहिए था। सर मेरा सर एक इसका ये क्वेश्चन भी है यहाँ पे। मतलब निकल रहा है कि आदमी अभी बैंक में सेविंग ना करके कैश बैलेंस में ही थोड़े थोड़े मेंटेन करते जाओ, तो कि फ्यूचर में कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आए ही ना। अच्छा, किसी सर ये क्लाइंट के क्यों लिए हो रहा है अमित मैं जी आप बता रहा हूँ करेंगे सर। तो बताइएगा मेरे को, ये क्या, ये कौन सा सर क्यों फॉर्मूला बता बता रहा रहे हूँ, हैं? अभी हमारे एक पार्टी का 22-23 का एक बिल उन्होंने NGTP था इसके लिए कैंसिल बता दिया, मतलब वो पार्टी ने कैंसिल कर दिया उनका GST नंबर, तो वो बिल का पूरा ITC पे करने को आया, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। तो अगर मेरे कैश बैलेंस में मेंटेन रहेगा, मिनिमम बैलेंस में मान के चलता हूँ, क्योंकि एक्साइज में लोग पहले कैश बैलेंस मेंटेन रखते थे, तो समझो वही तरीका यहाँ पे अपनाया जाए, मिनिमम 50,000 रुपये भी मेंटेन करता हूँ, तो एटलीस्ट उसके ऊपर तो इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं आएगा कि उसके ऊपर भी भरना पड़ेगा। मतलब जो मैं NGTP की बात कर रहा हूँ, जो बिल कैंसिल हुआ है सर उसकी, नहीं नहीं, उसको 2022-23 नहीं की। नहीं 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 नहीं, उसको छोड़ दीजिए, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा आपकी बात जो कह रहे हैं आप। लेकिन ये जो मिनिमम कैश बैलेंस को डेली बैलेंस पे होना चाहिए था, ये गड़बड़ है। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जैसे सपोज किसी की IGST की लाइबिलिटी है, 20 तारीख को पे करनी, बट बैलेंस कैश लेजर में CGST या GST में रहा, लेकिन रिटर्न फाइल करते समय ही पता चला नहीं, कि वो वो। तो एडजस्ट हो जाएगा, वो सर्कुलर तो है ही नहीं उसका। वो आपका कैश बैलेंस आई में हो, C में हो, और S में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यस सर, वो अच्छा, वो टोटल कर लेगा। टोटल कर लेगा मैं वो उसको। सर ये हो सकता है द एक्चुअल कैश बैलेंस एट द टाइम ऑफ सेटअप। चलिए, सरफराज जी हैं या नहीं? सरफराज जी को एक बार कॉल करेंगे, बख्शेटी जी। ये सर उठाया नहीं उन्होंने। उठाया नहीं? हाँ 2 बार ट्राई किया सर। सर ठीक है। इसी में एक क्वेरी थी मेरी, मनीष गुप्ता हाँ बोल रहा हूँ। हाँ सर IMS के थ्रू अगर हमने कुछ अगर रिजेक्ट करेंगे हाँ, ITC, तो उस पे क्या 18 लगेगा, 24 लगेगा रेट? 18 18 लगेगा। 24 का रेट तो है ही नहीं। सर IMS से वो रिजेक्ट करेंगे तो फिर ITC लिया ही नहीं होगा ना, तो कैसे लेगा वो 18%? नहीं, मैं उतना नहीं समझना चाह रहा था, लेकिन 18% मनीष इंटरेस्ट। गुप्ता जी, IMS तो आपके लिए लेना नहीं लेने के लिए तो चॉइस है। अब ले कैंसिल ही कर दे तो लिया क्या है, कहाँ नहीं, कहाँ? तो वो तो सामने वाले पे चला जाएगा ना 3B में टैक्स उसका। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो वो उसी मंथ में कर देते हो ना आप। हाँ उसी मंथ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर मानिए एक इनवॉइस राइज हुआ 28%, 22 नवंबर पहले, उसी इनवॉइस के रिलेटेड वो 22 नवंबर के बाद क्रेडिट नोट बना, तो क्या वो 28% होगा या 18%? 28 ही होगा। 28 ही होगा। हाँ, मेरा भी यही इंटरप्रेट। ओके।
ठीक। चलिए फिर कंक्लूड करें। अच्छा, इनकम टैक्स का सेशन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। अच्छा है सर। ऊपर। चलिए बढ़िया है फिर। सर ये कौन करेगा, आप सुनिए, इतना डिस्कशन कौन करता है? सर एक बार वो डे वीकली बता देते हैं ना, किस डे को कौन सा है, फिर कंफ्यूज हो गए हम लोग। ट्यूसडे थर्सडे। ट्यूसडे थर्सडे इनकम टैक्स, यस सर। वो आप याद रखो, ट्यूसडे थर्सडे डबल टी। वेडनेसडे सैटरडे लिटिगेशन है। जैसे ट्रेन में सर आप टीटी है। बोल रहे थे संडे को ही रहेगा। अभी तो जब करेंगे तब करेंगे, अभी फिलहाल प्रेजेंट बता रहे हैं, फ्यूचर नहीं। और बाकी दिन कौन सा बच गया? मंडे और फ्राइडे, ये जीएसटी है। एग्जाम्शन। सर ये वेडनेसडे और सैटरडे लिटिगेशन मतलब जीएसटी लिटिगेशन या इनकम टैक्स लिटिगेशन? जीएसटी लिटिगेशन। अरे बाप रे, इनकम टैक्स लिटिगेशन तो कहाँ है भाई, ले पूछना पड़ता है यार, हमको मालूम नहीं पड़ता इनकम टैक्स में, इसलिए। अभी उसको अमेंडमेंट समझ में आया तो उसको इम्प्लीमेंट करो, लिटिगेशन खड़ा होगा बाद। चलिए सर कल अनिमेश सर का फोन आया था, उनको इनकम टैक्स का वो ज्वाइन करने का था डेट। किनको? अनिमेश सर का। सर से बात हो, हाँ, आज सर ऑफिस में कॉल कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ आदित्य को कॉल करो। अच्छा, हमने जो इनकम टैक्स का जो सेशन का है वो प्राइस अब 3999 कर दिया है। तो जो भी मेंबर्स हैं जीएसटी के, वो आदित्य को कॉल करके एक डिस्काउंट कूपन आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने भी मार्च 26 का तक की वैलिडिटी बाय की थी, वो एक्सटेंड करवा ले, नहीं तो फिर वो व्हाट्सएप से रिमूव हो जाएंगे, फिर मिलेगा नहीं। तो हमारे पास लिस्ट है, हम लोग मैसेज भेज देंगे। बस परफेक्ट है। चलिए फिर, ओके सर। आज तो छोटा सा सेशन रहा। चलिए फिर, ओके दिन बाबा। थैंक यू।